नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा किस पर भारी। सियासी पार्टियों के हमेशा सुर भी अलग होते हैं और ताल भी, लेकिन इन दिनों नेपानगर में अलग ही सियासी तस्वीर दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुर में सुर मिला रही है। सुनकर हैरान हो गए ना? आखिर नेपानगर में यह कौन सा करिश्मा हो गया? दरअसल नेपानगर के सियासी गलियारों में गूंज रहा है एक सवाल। क्या बीजेपी के घर में उम्मीदवारी पर मचा है घमासान? और इस घमासान पर कांग्रेस क्यों मिला रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुर में सुर? नेपानगर में सियासत का यह कौन सा रंग है, देखिए जरा। आखिर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या नेपानगर में उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी में मच गया है घमासान? जहां अब तक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी कासडेकर पर अधिकृत मोहर तक नहीं लगी, क्या उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी के घर में चकल्लस चल रही है और नंद कुमार सिंह चौहान कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब पीछे खड़े जो लोग हैं, मेरा नौजवानों से आग्रह है, आज हम राजेंद्र दादू जी के जन्म जयंती में मैं यहाँ पे आया हूँ और जितना तुम मंजू दीदी को चाहते हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा नंद कुमार सिंह चौहान। मौका पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की जयंती पर रक्तदान शिविर का था। इस रक्तदान शिविर में पूर्व विधायक मंजू दादू भी मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता अचानक शिविर में नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते पूरा सीन ही बदल गया। जिंदाबाद के नारों के बीच जो हुआ उस पर कांग्रेस सवाल कर रही है। सवाल ये उठने लगा, क्या उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो गई है? देखिए, ये तो भाजपा की गुटबाजी शुरुआत हो चुकी है और स्वाभाविक रूप से सही बात भी है कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को एकदम टिकट दे देना। जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया, विधायक बनाया, वो उस पार्टी की नहीं हुई, तो उनके कार्यकर्ताओं की बात एकदम स्वाभाविक सच है कि ये हमारी पार्टी क्या होंगी, कब भाग जाएंगी। तो उनका विरोध और वहाँ गुटबाजी खुले रूप से खुलकर सामने आ गई है और इसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतना होगा। इसे संभालने के लिए बीजेपी सांसद को कार्यकर्ताओं को ये समझाइश भी देनी पड़ी कि मंजू दादू का उन्हें पूरा ख्याल है। जोश में तुम मंजू दादू जिंदाबाद कह रहे हो, तुमसे ज्यादा मंजू दादू के लिए मेरा दिल जलता है। अब नेपानगर में सियासी चर्चाएं जोरों पर हैं। सवाल है कि क्या नेपानगर में बीजेपी के घर में घमासान है? सवाल ये भी है कि क्या पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थक नेपानगर में भीतरघात कर सकते हैं? क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? इस मुद्दे पर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी तय कर चुकी है। नौजवानों की अपनी एक भावना है। मंजू खुद बोल चुकी कि शिवराज मामा के हाथ मजबूत करना है। यहाँ पे सम्मेलन हो चुका, सम्मेलन में निर्णय हो चुका और निर्णय कोई मैंने नहीं किया, हाईकमान का निर्णय है। वो निर्णय को यहाँ पर आकर संभागीय संगठन मंत्री ने और मैंने जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। ये उपचुनाव में यहाँ से भाजपा को जिताना है। पूर्व विधायक मंजू दादू जो उपचुनाव की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हो गई हैं। दावेदारों की रेस में पूर्व विधायक मंजू दादू का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवाल ये कि इस सीट से बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
तो उनका विरोध और वहाँ गुटबाजी खुले रूप से खुलकर सामने आ गई है और इसका दुष्परिणाम भाजपा को भुगतना हो। इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल 100% लाभ, और लाभ के साथ में जिस प्रकार से सुमित्रा कार्तिकर ने जनता का भरोसा, जनता का जो विश्वास तोड़ा है, तो उसका सबक भी उसको जनता सिखाएगी। क्या सुमित्रा देवी कासडेकर इन कार्यकर्ताओं को अपना बना पाएंगी? क्या विरोधियों से ज्यादा चुनौती अपनों से है? हालांकि जिस तरह नेपानगर में बीजेपी में उम्मीदवारी के लिए होड़ है, कांग्रेस में उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा, तो नेपानगर की जंग में दोनों सियासी पार्टियों के सामने हैं चुनौतियां। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या बिना राम नाम नहीं बनेंगे नेताओं के काम? पीसीसी चीफ कमलनाथ की हनुमान भक्ति देखी आपने। अब कांग्रेस पर भी आस्था का रंग ऐसा चढ़ा कि पार्टी 27 सीटों तक मंदिर मंदिर फेरी लगाने वाली है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दांव 27 सीटों पर धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटाएगी कांग्रेस, और फिर दावा यह भी कि सत्ता में आने के बाद इन धार्मिक स्थलों का कायाकल्प कर दिया जाएगा। सवाल यह कि कांग्रेस का यह भक्ति रस वोटर पर क्या असर दिखाएगा? – 2018 का जांचा परखा सॉफ्ट हिंदुत्व का फार्मूला फिर इस्तेमाल करने जा रही है क्या कांग्रेस? उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दांव 27 सीटों पर धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रोड मैप तैयार होगा। कांग्रेस ने अभी से उन जिलों के धार्मिक स्थलों की जानकारी जुटा ली है। पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने के बाद इन इलाकों के धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। उस समय भी उनमें जितने धार्मिक स्थल थे, क्योंकि जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए इस रोजगार की अहमियत को देखते हुए इन सभी जिलों में जहाँ जो धार्मिक स्थल होंगे, इनके उन्नयन के लिए सरकार बनने पर एक ठोस प्लान बनाया जाएगा, जिससे वहाँ उसका उन्नयन भी हो और लोगों को रोजगार भी मिले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के बाद से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अख्तियार कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए एमपी में कांग्रेस सद्भावना दिवस मनाती आई थी अब तक, लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर सद्भाव में भावनाएं भी आ गईं। भावनाएं प्रभु राम के लिए। प्रभु राम की आस्था जागी तो इतिहास भी आया। कांग्रेस ने विज्ञापन जारी कर राजीव गांधी को राम भक्त बताया और दावा किया कि राजीव गांधी ने ही साकार की थी राम राज्य की परिकल्पना। 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश तो कांग्रेस पहले से ही कर रही है। अब चेन्नई में राजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम मंदिर अयोध्या में ही बने। हमारा एक विचार है कांग्रेस पार्टी का, उस विचार के साथ राम राज्य को प्रतिपादित करने में हमने पहल की और आगे राम राज्य कायम हो, ये हमारी इच्छा है, उसी को हमने प्रतिपादित। 27 सीटों के मद्देनजर ही था कांग्रेस का ये दांव। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में राम वन पथ गमन और पंचायतों में गौशाला निर्माण का वचन कांग्रेस ने दिया था। फिर एक बार 27 सीटों पर धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस की ये भक्ति बीजेपी को भला कैसे रास आएगी? बीजेपी पलटवार कर रही है कि ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस को एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बार बार जिस प्रकार से हिंदुओं को ठगने का और धोखा देने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका मजाक बढ़ाने का काम करें। हिंदू कोई धर्मवीर और धर्मांध नहीं है। हिंदू समाज यानी भारतीय समाज धार्मिक समाज है, आध्यात्मिक समाज है, और ये इन टोना टोटकों से, इस प्रकार के वतूलीबाजों से क्यों आप 16-17 जिलों का ही केवल धार्मिक तौर पर मैप बनाएंगे, उसकी रचना करेंगे? क्यों नहीं पूरे मध्य प्रदेश के बारे में 15 महीनों में आपने कुछ किया? इसलिए हिंदुओं के सामने इस प्रकार की बातें रखना केवल हिंदुओं का मजाक बनाना है। कम से कम ये मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी राजनीति हिंदुओं के साथ ना करें। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के वचन पत्र में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर खास जोर नहीं था, बल्कि राम वन पथ गमन, गौशाला निर्माण जैसे ठेठ हिंदुत्व के मुद्दे उठाए गए थे। हालांकि कांग्रेस के इस बदलते रुख पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थामे हुए है।
एमपी में रह रहकर भक्तिमय हुई कांग्रेस, क्या केवल 27 सीटों के लिए है ये चुनावी दांव? क्या फिर मंदिर मंदिर दौड़ने की है तैयारी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ग्वालियर चंबल के दंगल को जीतने के लिए सियासी पार्टियां पूरा दमखम दिखा रही हैं। बीजेपी ने 3 दिन का मेगा शो किया तो कांग्रेस ने भी चंबल के दंगल को जीतने के लिए कमर कस रखी है। लेकिन इस रण में बीएसपी की एंट्री जोर का झटका जोर से ही है। उपचुनाव के इस रण में बीएसपी ने सबसे पहले ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। गठबंधन से पहले ही इनकार कर चुकी बीएसपी 27 सीटों पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद संभालेंगी प्रचार की कमान। बाकी इस समय सबसे बड़ा सवाल यह कि उपचुनाव के दंगल में बीएसपी की एंट्री किसे बेचैन कर रही है। शिवपुरी की पोहरी सीट से उपचुनाव में भी कैलाश कुशवाहा ही होंगे बीएसपी के उम्मीदवार। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुरेश रथखेड़ा से नजदीकी मुकाबले में हारे कैलाश कुशवाहा का वोटिंग प्रतिशत 32 था। जीत से केवल 4 कदम की दूरी पर रह गए थे। इस सीट का जिक्र केवल इसलिए कि आप जान सकें कि बीएसपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भले सबसे पहले किया हो, लेकिन एक टिकट जांच परख कर दिया है और पूरी 27 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर कभी न कभी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा चुका है। तो निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में, होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीएसपी ये दावा कर रही है कि उपचुनाव वाली 16 सीटों पर सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ को कड़ी टक्कर देंगी मायावती और ये कहने के पीछे बीएसपी के पास आधार भी है। 2018 के चुनाव में भले पार्टी को भिंड और पथरिया केवल 2 सीटों पर जीत मिली हो, लेकिन पोहरी में बसपा 52,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। मुरैना सीट पर बीजेपी बीएसपी की वजह से हारी। जौरा में बीएसपी की वजह से बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरक्षित वर्ग से आने वाला जाटव समाज इन सीटों पर 6 लाख के ऊपर है, जो बसपा का मजबूत वोटर कहा जाता है। अकेले मुरैना की 5 विधानसभा सीटों पर 2.5 लाख वोटर है जाटव। बीजेपी ये मान रही है कि बीएसपी के मैदान में आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी अब तय है। इन क्षेत्रों में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस का परिणाम में क्रमांक 3रा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के हालात बुरे हैं। कांग्रेस का दावा कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कोई चुनौती नहीं। बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत भी 1998 के बाद से लगातार घट ही रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो 98 और 2000 तक जो एक ग्राफ था, उसमें निश्चित तौर पर काफी हरासमेंट हुआ है और हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई ऐसी चुनौती नहीं है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोटिंग प्रतिशत 6.29 था, जो 2018 में 5% पर खिसक गया। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 3 सीटों पर बीएसपी को 36 से 44% वोट मिले थे, जबकि अन्य 9 सीटों पर 20% वोट। इसमें दो राय नहीं कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी से रूठे नेताओं के लिए नया दरवाजा है बीएसपी और चुनाव में इन 2 दलों से नाराज वोटर के लिए तीसरी चॉइस भी। क्या बीएसपी संभावनाओं की हवाओं पर सवार होकर ही आ रही है? संभावनाएं कि कांटे का मुकाबला और नतीजों में जीत हार का मामूली अंतर बीएसपी को किंग मेकर बना सकता है। जब कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का है ये चुनाव, तब कयास और हकीकत का फासला क्या तय कर पाएगी बीएसपी? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल की 16 सीट जिसके पास समझो सत्ता की चाबी उसी के पास। इसी रण को जीतने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। कांग्रेस ने दतिया में जन आक्रोश रैली निकाली। मुद्दा यह कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित झूठे पुलिस मामलों को वापस लिया जाए।
लेकिन इस रैली में उल्टे कांग्रेसियों पर हो गया एक और मामला दर्ज। अभी देखिए दतिया में कांग्रेसियों के दर्द की दास्तान। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर किस पार्टी की लैंडिंग होगी उसकी बात नहीं कर रहे हम, बल्कि यहाँ तो कांग्रेस के सीनियर लीडर दतिया में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे, लेकिन आरोप है कि उनके हवाई जहाज को लैंडिंग के लिए 1-2 घंटे तक हवा में लटकना पड़ा। सुनिए ये आरोप। हमारा हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दी गई। परसों ग्वालियर गए थे, 1-1.5 घंटा हमारे हवाई जहाज को हवा में घुमाया गया। ये सब चाल आप समझ सकते हो। यहाँ पे ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा की जमीन हिल गई है। ये जान करके कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनके कांग्रेस के नेताओं को सभा नहीं करने दे रहे हैं, मीटिंग नहीं करने दे रहे हैं। पर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हमें कहीं दिक्कत नहीं है। 16 की 16 सीट ग्वालियर चंबल संभाग के। अभी तो एक और सियासी सीन देखिए, क्योंकि सियासत की इस पिक्चर में दतिया में कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसका लब्बो लुआब था कांग्रेसी कार्यकर्ता पर दर्ज कथित झूठे मामलों को वापस लिया जाए। बकायदा ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन हुए। लेकिन इसी प्रदर्शन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और कार्यकर्ताओं पर नामजद मुकदमा दर्ज हो गया। कांग्रेस नेताओं ने ये उल्लंघन किया है माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का, और कोविड-19 का उल्लंघन किया है। उसके तहत इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ अपराध किस्म के लोग भी शामिल थे, जैसे संघर्ष यादव है, मोहर सिंह कौरव है। ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इन्होंने उद्यम किया उसमें, तो इन पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। कौन सी धारा लगी इन पे? 144 का उल्लंघन जो किया है उसके अंतर्गत जो भी दंडनीय अपराध है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की गई। कितने नेता होंगे लगभग? इसमें है 15-16 लोग। अब किसके दिन बुरे चल रहे हैं या अच्छे, ये हम नहीं कह रहे। कांग्रेस का ये शो कितना हिट रहा, कितना सुपर हिट, चलिए इस पर भी नहीं जाते। अब मामला दर्ज क्यों हुआ ये सुन लीजिए। कायदा तो ये कहता है कि कोविड टाइम में गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन इस मंच की ये तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग में भी नहीं कोई दूरी, मुंह पर मास्क नदारत। कथित मामलों को वापस लेने के लिए जो रैली आयोजित की गई, लीजिए उस पर भी एक और मुकदमा दर्ज हो गया। हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम ये है। अब कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं हम जेल जाने को तैयार है, कोई कह रहा है आमरण अनशन करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें प्रचार प्रसार से क्यों रोका जा रहा है। सारे लोग गिरफ्तारियां देंगे एक साथ इकट्ठे होकर के, और गिरफ्तारी के बाद हम लोग जो है जमानत नहीं कराएंगे, जेल जाने का काम करेंगे, ताकि लोग देखें कि ये जेल क्यों गए। चर्चा होगी, आप लोगों को समझ में आएगा कि जेल जाने के पीछे हम लोगों की कोई गलती है या गलत तरीके से गए। आप लोग बाद में लिखेंगे, और मैं आप नोटिस दूंगा आमरण अनशन का। उनकी समझ में आ गया है कि 27 में से 27 सीटें वो हार रहे हैं, इसलिए पूर्वाग्रह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस के कार्यक्रम न हो पाए। अब इस मामले में बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है। वो तो साफ कह रही है ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के शो फ्लॉप हो रहे हैं। चुनाव में 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। ना कहीं उनको रोका गया है, उनकी मीटिंग अपने आप फ्लॉप हो रही है। जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, ना जनता उनके कार्यक्रमों में आ रही है, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप उनको लगाने। अब किस पार्टी का शो हिट होगा और किसका फ्लॉप, ये तो नतीजे ही बताएंगे। आखिर उपचुनाव में कौन सी पार्टी 27 सीटों पर लैंडिंग करेगी और किस पार्टी का उड़न खटोला यूं ही हवा में फंसा रहेगा, इंतजार कीजिए। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और चुनावी चकल्लस में आज का सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Vectus tanks